अगला सवाल संविधान को लेकर पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर पूछा गया है कि भारत के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ है और उसी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में राम मंदिर बनाने का जो फैसला है वो कर दिया है और आप लोग अभी उस फैसले को नहीं मानते। इसका मतलब है कि आप संविधान को भी नहीं मान रहे, संविधान की धज्जी आप लोगों द्वारा उड़ाई जा रही। क्या कहेंगे मिश्राम जी? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो यही आरएसएस के लोग हैं उस तारीख से संविधान का विरोध कर रहे हैं जी। और जब आरएसएस पर पाबंदी लगाई तो यही लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उसी संविधान का सहारा लेकर अपने संगठन का बचाव करते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार के तहत वो अपना बचाव करते हैं जो मौलिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा है जी। यानी गाली भी देते हैं संविधान को, विरोध भी करते हैं और उस संविधान को सुप्रीम कोर्ट में आधार बनाकर अपने संगठन का बचाव भी करते हैं। इस तरह की ब्राह्मण लोग, आरएसएस के लोग दोगले लोग हैं। एक तो ये बात जी। दूसरी बात, ब्राह्मण लोगों ने हृदय से कभी भी संविधान को अपना संविधान नहीं माना जी। और यही वजह है कि दिल्ली में जंतर मंतर रोड पर लगभग 10 ब्राह्मण नौजवानों ने संविधान की कॉपी को जलाया। जी जी। ये दूसरा एविडेंस है। तीसरा एविडेंस ये है कि आप कह रहे हो ये संविधान के अनुसार फैसला दिया गया है। पहली बात तो जो बुद्धिस्ट आदमी केस लेकर गया था उसकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए संविधान के आधार पर फैसला दिया गया है, ये कहना ही गलत है जी। नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के तहत उसकी बात सुनना चाहिए था, सुनने के बाद जजमेंट देना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया। इसलिए ये संविधान के दायरे में रहकर निर्णय दिया गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गांगुली जो बंगाल के हैं, उनका खुद का ये कहना है कि मैं हैरान हुई इस बात से कि ये निर्णय संविधान के विरोध में कैसे दिया गया। ऐसा निर्णय संविधान के सारे मौलिक बातों का तोड़ मोड़ करके ये निर्णय दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस कह रहा है। उसका जस्टिस गांगुली का तो ये भी कहना है कि ये निर्णय, ये जजमेंट पूरी तरह से पढ़ने के बाद में इस जजमेंट में और बातें जोड़ी गई, ऐसा जुडिशियल हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गांगुली कहते हैं जी। और जिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, रंजन गोगोई ने ये जजमेंट लिखा, उसके जो साथी थे जी, वो जो रिटायर्ड हुए उसके चीफ जस्टिस होने के पहले, तो उन्होंने भी इस जजमेंट का विरोध किया है। जी। केवल हम इसका विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम लोग भी विरोध कर रहे हैं और उसका कारण भी बता रहे हैं और ये कारण कोई साधारण कारण नहीं है जी। अगर इंटरनेशनल कोर्ट के लोगों को इस जजमेंट पर सुनवाई करने के लिए कहा जाए तो ये जजमेंट ब्राह्मणों के विरोध में चला जाएगा जी। दावे के साथ कहा जा सकता है, 200% कहा जा सकता है। ये मैं इस संबंध में खास तौर पर कहना चाहता हूं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं जी। और संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, इसलिए ये बातें हम कह रहे हैं। जी। विलास कराज जी। जो लोग हमें ये संविधान की बातें याद दिला रहे हैं, उन्हीं लोगों को हमारा सवाल है कि जेसीबी लगाकर अंदर के जो प्राचीन अवशेष है ये तोड़ना कौन से कानून के अंदर आता है? जी। एक तरफ लॉकडाउन है और सारे लोगों को घरों के अंदर रहने का प्रधानमंत्री आदेश दे रहा है, सारी सरकारी यंत्रणा इस काम पर लगी हुई है जी।
और योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को सवेरे 5 बजे वहां जाकर शिलान्यास कर रहे हैं, रामलला को अस्थाई भवन में स्थानांतरित कर रहे हैं। तो कौन से कानून में आता है? जी जो प्राचीन धरोहर है, मौर्यकालीन वह स्तूप है, अवशेष है, उसको तोड़ा जा रहा है। यानी ये जो अपराधी लोग हैं यही आरोप लगा रहे हैं। देश में संविधान का कानून है, पुरातत्व विभाग संविधान के दायरे में आता है, संविधान के दायरे में आने वाला पुरातत्व विभाग क्यों चुप है? तो ये सारा प्लानिंग करके ये गेम किया गया है। जी दूसरी बात, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट इस आधार पर ही फॉल्स है कि आस्था के आधार पर यह फैसला दिया गया। जी तो आस्था लॉ के कौन से एक्ट के अंदर एविडेंस माना गया? एविडेंस एक्ट के तहत आस्था एविडेंस है, तथ्य और सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर जजमेंट दिया गया है। तो ये संविधान के जो निकष है और लॉ के जो मापदंड है इसके खिलाफ ये जजमेंट है। ये प्लानिंग करके, मैं तो एक लाइन में अगर कहूँ, ईवीएम के माध्यम से जिनके पास अनकंट्रोल जो पावर आ गई है इसको आधार बनाकर ये फैसला दिया गया है। और गोगोई साहब को बाद में राज्यसभा का बख्शिश के तौर पर मेंबर बनाया गया है और उनके साथियों ने आरोप लगाए उनके ऊपर। जी संकेत जी, जी जी आप के द्वारा विलास जी को ये भी पूछिए, उनके पास कर्नल प्रसाद पुरोहित के रेफरेंस में भी उदाहरण है। जी जी वो जी, उस संदर्भ में भी उनको पूछिए जी जी सही कि सही। कैसे उन्होंने संविधान के विरोध में विरोध में किया। जी जी मालेगांव बम ब्लास्ट में। संकेत जी, जी विलास करन जी, यही आरएसएस के लोग थे जिन्होंने संविधान को उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जब संविधान बनने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, जी और हाल ही में संविधान की कॉपी जलाई। जी आरएसएस के ब्राह्मण अगर हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे तो उनके रिकॉर्ड उनके मुंह पर मारते हैं हम लोग। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का लैपटॉप जब्त किया जी और उनसे जुड़े हुए सारे लोगों के फोन टैपिंग किए गए और देश भर में एक ही जगह जो बम ब्लास्ट किए उसकी सबूत मिल गए कि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने ही एक ही जगह बम ब्लास्ट किए हैं और उसके चार्जशीट बनाकर कोर्ट में सबमिट किया। 48 वीडियो और ऑडियो के रिकॉर्ड्स उसमें दर्ज हैं और फरीदाबाद 2008 का गुप्त मीटिंग का रिकॉर्ड का मैन्युस्क्रिप्ट बनाकर कोर्ट में पेश किया गया है। मुशर्रफ साहब के जरिए से उसकी कॉपी हमें हासिल हुई और वो डिटेल मीटिंग का मिनट्स उसके अंदर है। उस मिनट्स के अंदर एक बात का जिक्र आता है, मीटिंग चल ही रही थी, बीच में एक बीजेपी का एमपी उपस्थित होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित उनका जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये बीजेपी के एमपी है, यानी आरएसएस के संबंधित लोगों ने देश भर में बम ब्लास्ट किया। उसकी गुप्त मीटिंग हो रही थी और बीजेपी का एमपी उसके अंदर सम्मिलित थे, यानी आरएसएस और बीजेपी के लोग देश भर में आतंकी कृत्य कर रहे थे और बम ब्लास्ट कर रहे थे। उत्तराखंड का सिंह नामक व्यक्ति उन्हें सवाल पूछता है कि हमारा मकसद क्या है? कांग्रेस की सत्ता आती है तो भी ब्राह्मण की सत्ता है, बीजेपी की सत्ता आती है तो भी ब्राह्मण की सत्ता है, फिर हमारा मकसद क्या है? बम ब्लास्ट करने का ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नए साथी है उनके सामने, हमारा ऑब्जेक्ट बताओ। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित कहता है कि बम ब्लास्ट करने के पीछे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा करना है। लोगों के दिमाग में हमें यह बात डालनी है कि वर्तमान संविधान फेल हो गया है, इसलिए ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं, यानी संविधान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बम ब्लास्ट करना ये मकसद है, ये उसने बताया। फिर एक उपाध्याय नामक व्यक्ति उसको सवाल पूछता है कि मान लो हम सफल हो गए हमारे ऑब्जेक्ट में, फिर हमारा संविधान क्या होगा? क्या ये वर्तमान संविधान ही हमारा ब्राह्मणों का संविधान होगा? तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने जवाब देते हुए कहा नहीं। उसने जवाब देते हुए कहा वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। यानी वो खुद मान्य कर रहा है
समाज में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, SC ST OBC को अज्ञानी बनाकर आज तक इस्तेमाल करते आए हैं। इसी संविधान के माध्यम से SC ST OBC को जागृति आ गई है और ब्राह्मणवाद के चुंगल से छूट रहे तो बाहर प्रचार करते हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे, गुप्त मीटिंग में कह रहा है कि हमें संविधान को ही मानना नहीं है, हमें संविधान के खिलाफ काम करना है, हमें भारत के नागरिकों के खिलाफ काम करना है, क्योंकि ये देश, ये संविधान हमारा नहीं है, ये देश हमारा नहीं है और हम भारत के मूल निवासी नहीं है। तो जो ब्राह्मण गुप्त मीटिंग में देश के संविधान को नहीं मानता, भारत के निवासियों को अपना भाई नहीं मानता या देश के नागरिक होने का वो फर्ज नहीं अदा करता और खुद को विदेशी कहता है, उन ब्राह्मणों को ये अधिकार नहीं पहुंचता कि संविधान की आड़ में वो झूठे काम, देश विरोधी काम, राष्ट्र विरोधी काम को छुपाए। इस बहाने हमने ये बात एक्सपोज करते हैं कि ब्राह्मण लोग राष्ट्रद्रोही कार्य करते हैं। कर्नल पुरोहित ने यह भी कहा कि कोई भी ब्राह्मण क्यों न हो, किसी भी संस्था में कार्यरत क्यों न हो, उसने कहा सभी ब्राह्मणों के बीच में कि मैं एक गलत काम करना चाहता था और मैंने टेलीफोन से दूसरे अधिकारी को फोन किया और फोन पर मैंने कहा, वो भी सामने वाला ब्राह्मण था, मैं भी ब्राह्मण था, मैंने टेलीफोन पर कहा मैं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ब्राह्मण बोल रहा हूं। तो उसने आगे से जवाब दिया, हाँ तुम ब्राह्मण आदमी हो, मेरे आदमी हो, तुम्हारा क्या काम है मैं करूंगा। तो पुरोहित ने इस गुप्त मीटिंग में कहा, भले ही लोकतंत्र आया है मगर सारी की पोस्ट पर ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जिसको हम जानते भी नहीं है मगर ब्राह्मण के नाम पर वो आदमी हमें सहयोग करता है, तो ब्राह्मण लोग का ये असली चरित्र है। जी कर्नल प्रसाद पुरोहित को जी RSS के लोगों ने शुरू में विरोध किया, जी बाद में सरकार जब आई, पहले तो उन्होंने कहा कि ये RSS के लोगों की हत्या करना चाहते हैं जी और बाद में जब सरकार आई तो उसको बचाने का काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बचाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट में बचाने का काम किया, वो जेल में था उसको जमानत देकर छुड़वाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर से केस विड्रॉ नहीं किया मगर फिर भी उसको जमानत सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से दिलवाने में कामयाब हो गए। हमको कहते हैं संविधान को नहीं मानते, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम केवल संविधान द्रोह नहीं कर रहे हो, देशद्रोह करने के काम में लगे हुए हो और हम लोगों को तुम देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो। हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्वाभाविक रूप से देशभक्त है, हमारे मन में अपने देश के विरोध में कभी कोई भावना आती ही नहीं है जी, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से इस देश के मूल निवासी है और ये देश हमारा है, तो इसलिए हम लोग स्वाभाविक रूप से देशभक्त लोग हैं। ये हम लोगों को जानने की और समझने की जरूरत है। संजय जी 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 और एक जानकारी इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही करकरे और उन लोगों ने जब RSS का ही पूरे देश भर में बम ब्लास्ट के साथ लिंक है, ये बातें एविडेंस के साथ डिस्क्लोज हो गई, तो 2011 में भैया जोशी और उनका डेलीगेशन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिलने गए और उन्हें एक लंबा मेमोरेंडम दिया और उसकी खबर आज तक ऑनलाइन आज भी अवेलेबल है। उसके अंदर एक बात का दर्ज किया गया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, इन आतंकवादियों को बिल्कुल मत छोड़ो क्योंकि ये संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और इंद्रेश कुमार की हत्या करने वाले हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली थी और इनको बिल्कुल मत रिहा करो। ईवीएम घोटाला किया, बीजेपी की सत्ता आई, प्रज्ञा ठाकुर को MP बनाया, फिर भैया जोशी चुप क्यों है, नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, भागवत के पैर छूने वाले नरेंद्र मोदी चुप क्यों है, मोहन भागवत चुप क्यों है, जो उनकी हत्या करने वाले थे उनको रिहा क्यों किया? जी ये बहुत बड़े, ये सोचने वाली गंभीर बात है कि जो तुम पहले उनको हत्यारे मान रहे हो, आज उनको देशभक्त कह रहे हो।
वो जो चार्जशीट दाखिल किया उसके अंदर ये आरोप पत्र में लिखा गया है कि ये देश का संवैधानिक ढांचा ही ध्वस्त कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी तक उनको सूली पर चढ़ाना चाहिए था। ये सारे लोग टेररिस्ट लोग जो है ईवीएम के माध्यम से सत्ता में हावी हो गए हैं और ये निर्दयता से हमारे लोगों की कत्लेआम कर रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं। ये लोग इस देश के बिल्कुल नहीं है, ये विदेशी लोग हैं।